Hello guys, how are you? What's up? I hope that you are very well at your home. Guys, my name is Niranjan Kumar and you are watching my video on my YouTube channel named Excellence Class, right? As you know that Excellence Classes is a platform from which you can prepare IIT Mains, Advanced and State Board exam. Guys, if you want to get more marks in state board exam, then please stay with me till the end of video. Right guys? Now let's start the today's class. Guys, and today's class we will discuss the comparison between charge and mass. Right guys? So guys, let's start the class without wasting the time now. Guys, आपको हम बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, राइट? उसमें हम कहे थे कि चार्ज जो होता है वो किसी मटेरियल है क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, एक और हम बोल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लीज उसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब होते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी, ठीक है, अगर उसके पास सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू रखते हैं, इट मीन्स अगर उसका वैल्यू इन इंटीग्रल मल्टीपल में है तो कहेंगे कि दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड, राइट गाइस? चार्ज क्या था? चार्ज क्या था? क्वांटाइज्ड था। क्यों? क्योंकि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज अपीयर होता है तो एक फिक्स्ड नंबर के, मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण होता है, राइट गाइस? कोई एटम या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या दो इलेक्ट्रॉन देगा या तीन इलेक्ट्रॉन देगा या सो ऑन, जब भी रहेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, राइट गाइस? तो आपको बताया कि क्वांटाइजेशन चार्ज से इक्वेशन आया था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n1, ठीक है। ये इक्वेशन बता रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, राइट? जहां पर n क्या था, जहां पर n था प्लस माइनस इंटीजर था, दैट राइट? तो ये था, ठीक है, ये था। इस इक्वेशन पर आप एक छोटा प्रोब भी कराए थे, बोले थे कि कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ, चलिए एक बनाने लेते हैं एक और इक्वेशन, बोले कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 3.2 to 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट? अगर आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई बॉडी इतना चार्ज रख सकता है, ठीक है, तो ऐसे सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल हम n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस।
अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स जो त्यागेगा या लेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी ना तो आधा इलेक्ट्रॉन लेगा या क्वार्टर में लेगा, ठीक है, या 2/3 लेगा, या 1/3 लेगा, या 2/5 लेगा, चल रहा है ना। ऐसे नहीं है, फ्रैक्शन में कभी भी वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है, राइट गाइस। तो ऐसे ऐसे में एन को से निकालेंगे, एन को अगर आ रहा है इंटीजर में, आंसर होगा यह, जब इंटीजर में नहीं आ रहा है इसका आंसर होगा नो। चलिए, तो थोड़ा यहाँ पे एक चीज और बता देंगे, पिछले लेक्चर में छूट गया था लिखाना। गाइस, जब हम किसी वस्तु को चार्जिंग करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग जो था हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए अगर दो बॉडी का रब करते हो, बाय फ्रिक्शन बात बोल रहे हैं, ठीक है, नॉट कंडक्शन की बात बोल, कंडक्शन भी हो सकता है, कंडक्शन और फ्रिक्शन, लेकिन इंडक्शन नहीं होगा, हम जो अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये कंडक्शन और फ्रिक्शन के लिए सही है, ठीक है। जब आप दो बॉडी को रब करते हो, ठीक है, when you rub two bodies, right, then some of electrons from one body goes to second body, right guys। तो सर क्या कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर चला जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बताओ चार्जिंग के प्रोसेस में क्या मास बॉडी का, किसी बॉडी का मास घटता है या बढ़ता है, क्या मास चेंज होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, मास चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो मास में भी चेंजिंग आते हैं, राइट गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा रहा है, तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है, दूसरे बॉडी में बढ़ रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होते हैं 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, इतना kg मास होता है, ठीक है। तो एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्वाभाविक है, तो इतना मास तो कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना मास कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट राइट, समझ आ रहा है ना। तो मास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखा दे रहे हैं, प्लीज आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है, चाहे नंबर में लिखा दे रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग of a body by friction or conduction, mass of a body slightly changes, ठीक है, चेंज करता है, राइट गाइस। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली, तो गाइस जब किसी वस्तु को चार्जिंग किया जाता है तो उसका जो मास है वो स्लाइटली डिक्रीज करता है, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन मास ऑफ बॉडी स्लाइटली चेंजेस, ठीक है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके मास स्लाइटली कम हो जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके मास स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पे बताओ, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है,
तो उसका मास उसके जो नेचुरल स्टेट था उससे कमा है कि बढ़ा है, तो आंसर क्या होगा, कम गया है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। राइट। चलिए दूसरा बात ये है, ये ध्यान रखना कि गाय विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। राइट गाइस, देखेंगे विदाउट मास charge exists but charge does not exist but without charge mass can exist। चाहिए विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, कर गया जैसे मार्कर हुआ। ठीक है, तो क्या इसका चार्ज है, नहीं है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, अब बताइए कोई चार्ज है तो क्या वो बिना मास एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चार्ज जब भी आएगा तो मास पर ही आएगा। ठीक है, पार्टिकल पाई जो है, पार्टिकल की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ मास होगा ही। तो प्लीज नोट डाउन कॉपी। चलिए तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं कि चार्ज और मास में क्या कंपेरिजन है, क्या होता है। ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। कंपेरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में कंपेरिजन किया। चलिए गाइस दो टेबल बनाते हैं। एक को लिख रहे हैं हम चार्ज, ठीक है, एक लिख रहे हैं मास। एक बगल चार्ज लिखे हैं, एक बगल मास। राइट, और देखिए इससे पहला क्या है, ठीक है, पहला है पहला है कि चार्ज और मास दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है तो आगे जानेंगे। ठीक है, वही सारे टेस्ट में पढ़े होंगे, जरूर पता होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं चार्ज follows inverse स्क्वायर लॉ। ये भी कर रहा है, मास आल्सो follows inverse स्क्वायर लॉ। राइट गाइस, इससे दूसरा कंपेरिजन कर रहा है, दूसरा इम्पोर्टेंट कि कह रहा है
कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो या तो रिपल्सिव होगा या एट्रैक्टिव होगा। फोर्स बिटवीन चार्जेज are charges is either repulsive or attractive। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होगा। फोर्स बिटवीन masses only attractive। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होगा। masses is only attractive। ठीक है, चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता है। ठीक है, चार्जेज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट masses are only positive quantity। पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट गाइस। मास तो कभी भी माइनस में देखा है, -5 के जी -6 के जी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज जो है ना इनवेरिएंट है। ठीक है, चार्ज है इनवेरिएंट है, इट इज इनवेरिएंट। ये क्या है, इनवेरिएंट है। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये वेरी करते हैं। masses vary with स्पीड। ठीक है, मतलब ये हो गया, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी मोटर के बारे में जानते होंगे तो ये इक्वेशन पता होगा ही, m/1 - v² ठीक है, मतलब कह रहा है कि स्पीड बढ़ने पर मास चेंज होते हैं। ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक है। कौन, मास। स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। मास क्या होते हैं, बढ़ते हैं स्पीड बढ़ने पर। ठीक है, अब देख सकते हो, जब वस्तु की स्पीड क्या हो जाए, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसकी मास क्या हो जाएगी, इनफिनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आइंस्टीन का ये इक्वेशन है। उसने कहा था कि जब किसी वस्तु को आप लाइट की स्पीड से फेंकते हो, किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से, तब उसकी मास इनफिनिट हो जाता है, इनफिनिट। ठीक है, ये रिलेटिविटी पर सकता है। जबकि चार्ज जो है इनवेरिएंट होते हैं, वो किसी भी डिपेंड करता नहीं है, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो, चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन मास में ये बात नहीं है। चार्ज में आपका क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, मास भी है, लेकिन मास जो है ना स्पीड डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज स्पीड डिपेंड नहीं कर रहा है। राइट गाइस, तो ये रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो तीसरा पांचवा रिलेशन बताते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। राइट गाइस, एक्सेलरेटेड चार्ज emits radiation। ठीक है, ये रेडिएशन क्या होती है,
दिखा रहे हैं, ठीक है, जबकि मास क्या है रेडिएशन जनरेट नहीं करते हैं। Accelerated mass do not doesn't emit radiation। रेडिएशन ये होते हैं कि जब कोई वेव अपने साथ हीट लेकर आता है, ठीक है, तो रेडिएशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो अपने साथ हीट लेकर आता है, ठीक है, तो बोल सकते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो जो है ये नोट करें, ये फाइव जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट है तो लिखा दिया है, ठीक है। ये फाइव ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 5 ही याद रखना, ठीक है। चार्ज और मास में कंपैरिजन, प्लीज ऐसे नोट कर लीजिए। तो ये था कंपैरिजन था। हाँ, एक बार और नोट लिखा ही चुके हैं ना, चार्ज जो है विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि मास विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं, ओके। तो गाइस ये था, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट चार्ज के बारे में सब कुछ जान गए, ठीक है। अब एक टर्म है, वह है चार्ज डेंसिटी। क्या, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं, चलिए ये हम डिस्कस कर ही देते हैं, तब तक रखेंगे। चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। लीनियर, चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा कहते हैं। चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी करते हैं, कहते हैं कि यूनिट लेंथ में, मान लीजिए लेंथ है, ठीक है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जो यूनिट एरिया में यूनिट लेंथ में जितना चार्ज रहता है, सपोज कीजिए कोई 1 मीटर की स्टिक है, ठीक है, उस 1 मीटर के स्टिक पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए 50 माइक्रो कूलम है, राइट। कितना मीटर के हैं, चलिए 1 मीटर मान लीजिए 2 मीटर का दे रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर का कोई स्टिक है, उस पर 50 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि बताइए 1 मीटर पर कितना चार्ज है, तो क्या करोगे, बोलेंगे 25 माइक्रो कूलम पर मीटर, राइट। ये बोलेंगे ना कि यही क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू, मान लीजिए चार्ज क्या है Q है, ये लेंथ L है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन L, Q अपॉन L, ठीक है, क्या होगा Q अपॉन L। और मान लीजिए आप कहीं एलिमेंट्री क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इसी को डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसी को आप डिफरेंशियल मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, सपोज दैट क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना नॉन यूनिफॉर्म है, चलिए लेंथ क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, सपोज दैट ये यूनिफॉर्म नहीं है, चार्ज डेंसिटी क्या अलग अलग है, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है या चार्ज करना है तो क्या करेंगे, एक हम एक्स दिशा की लेंथ मानेंगे, ठीक है,
और एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ये स्ट्रिप जो है वो मान लीजिए और डी एक्स कुछ तो मोटा होगा डी एक्स, ठीक है। तो इस स्ट्रिप पर कुछ तो चार्ज कितना लाइन कुछ तो चार्ज रहेगा, इस चार्ज को कर लेते हैं डी क्यू। तो इसका जो डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। गाइस आपको ये याद रखना, चार्ज डेंसिटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, इस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। अगर मान लीजिए मेटल, मान लीजिए आयरन का कोई रॉड है, ठीक है, तो आयरन का रॉड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक छोटा सा पीस में भी चार्ज डेंसिटी उतना ही है रहेगा जितना वो बड़े वाले में था, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा चार्ज क्या है लेंथ क्या है, राइट गाइस। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज जो होगा इसका लेंथ का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट, क्या हो जाएगा, चार्ज किया कूलम और लेंथ हो गया मीटर, कूलम पर मीटर, राइट गाइस, कूलम पर मीटर हो जाएगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, समझ आ रहा है ना। प्लीज नोट कीजिए, चलिए इसमें एक सवाल करा देते हैं। जैसे सवाल ये है, कहते हैं द लीनियर चार्ज डेंसिटी of 2 meter wide is given by lambda equals to 4x. Then find number of electrons on the charging process। चार्जिंग प्रोसेस में कितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी क्या क्या है, चार्ज लेंथ क्या दे दिए हैं, 2 मीटर लेंथ दे चुका है, ठीक है। तो गाइस इस सवाल को कैसे ट्रीट, पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ना बड़ा इजी सवाल है, करना क्या, दिया क्या है आपको, दे चुका है, क्या देखना है आपको, दिया क्या है, लेंथ दे चुके हैं ना 2 मीटर, डेंसिटी कितना दे दिए 4। अब कोई डेंसिटी हम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी जो है ना लेंथ के अनुसार, लंबाई अनुसार वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर लेंथ मान x बराबर 1 लेंगे तो डेंसिटी 4 हो जाएगा, x बराबर 2 लेंगे डेंसिटी 8 हो जाएगा, x बराबर 3 लेंगे तो डेंसिटी 12 हो जाएगा, तो वेरी कर रहा है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला जो है कांस्टेंट डेंसिटी के लिए है, तो इसको लगाएंगे तो कैसे वो निकालना है, चार्जिंग का इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी फाइंड आउट करना है, तो चार्ज पर चार्ज निकालना पड़ेगा, चार्ज का क्या क्यू, क्यू जब निकल जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इक्वल्स टू एन, राइट। तो पहले हम क्यू निकालना चाहे, अब जानती हो कि लैम्डा इक्वल्स टू होते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स, राइट। तो क्या लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डी एक्स, ठीक है।
तो हमें 2 मीटर के लेंथ पर नैप चार्ज निकालना है। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर हम लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट रहता तो बाहर निकाल लेते, ठीक है। क्या करेंगे, क्या यहाँ लैम्डा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने में हो जाएगा 4x इंटू dx। अब यहाँ 4 कांस्टेंट है तो इसको आप इजीली बाहर कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम बना रहे हैं, बस स्पेस नहीं है, तो dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा x इंटू dx, x इंटू dx। अब चलिए हमें नेट चार्ज निकालना है, कितना मीटर को लेते हैं, वो ये वायर है, ठीक है। चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, जरूरी नहीं पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो लैम्डा है वो वेरी कर रहा है 4x, ठीक है। हम किए क्या, हम इसके लिए किए क्या, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लिया, ठीक है, तब dx लिखे। एक्चुअली बात ये हो रही है, ये मोटाई कितनी है, dx है, ठीक है, और इसकी चार्ज कितनी है, dq चार्ज, ये बात को आएगा, ठीक है। ऐसे करके ही बनाएंगे, लेंथ दे देगा तो ऐसे करके x के साथ एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, उस स्ट्रिप का चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये पूरी लेंथ कितना है, 2 मीटर है, राइट राइट। अब ये इस तरह अगर हम यहाँ मानते, इस पोर्शन मानते तो x बराबर क्या हो जाता, स्वाभाविक है x बराबर 0 हो जाता। x बराबर 0 पर चार्ज कितना होता है, यहाँ पर 0, कोई भी चार्ज नहीं, यहाँ चार्ज रहेगा नहीं ना। जब x बराबर, ये स्टेप यहाँ भी मान सकते हैं, जब यहाँ पर मानेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज इतना सारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम पूरे चार्ज को मानेंगे क्या, q चार्ज है, ये चार्ज q हो गया। अगेन क्या किए, कि अब जब भी सवाल पूछेगा स्ट्रिप मानना जरूरी है, ठीक है। अब बिना स्ट्रिप मान के भी बना सकते हैं, उसमें फीलिंग नहीं आएगा कि एक्ट कैसे हो रहा है। तो क्या कि मान लीजिए एक रॉड दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि चार्ज से क्या वेरी कर रहा है, तो मान लीजिए वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है, तब चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या, मतलब चार्ज के लिए एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोचना है कि अगर ये इसके बाद हम यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 को मानते हैं, ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, 0, राइट। अगर ये स्टेप हम यहाँ पर मानते हैं, ये मान सकते हैं ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x ये वैल्यू में हो जाएगा 2, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो वही चार्ज को निकालना ही है, तो मान लीजिए चार्ज क्या है, q है, ठीक है। अब dq के इंटीग्रेशन क्या होगा, q होगा, यूज लेकर q तक, ठीक है, 4, x इंटीग्रेशन x इसका है 2, ठीक है, यूज लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 ना 4 बटे 2 माइनस 0, तो जो हम लिखने वाले हैं नहीं, तो चलिए 2, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू कितना, 8 कूलम, कितना हो जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा। अब ये डिपेंड करते हैं कि ये चार्ज से माइक्रो कूलम में दिया है कि मिली कूलम दिया है कि कूलम नहीं, कुछ कहा तो मान लेते कूलम, ठीक है। लेकिन आपको सवाल में अब हिंट कर देगा कि ये लैम्डा जो है ना कूलम में है कि माइक्रो कूलम में है, क्या चीज़ में है, उस अनुसार आंसर आएगा। चलिए गाइस, तो इसे अब कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इस प्रोग्राम को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे यूज, और वेरिएबल रहेगा तो ये थोड़ा यूज करेंगे, कांस्टेंट रहेगा तो ये थोड़ा यूज करेंगे, राइट गाइस। चलिए यूज कर लीजिए। बताते हैं, अरे सवाल होना नहीं है, इंटीग्रेशन से करना पड़ रहा है, इसलिए करना हो गया है, ठीक है। ये था लिनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है, जिसे कहा जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम उन्हें दिखाते हैं सिग्मा से, क्या चीज से, सिग्मा से, राइट गाइस। किसे दिखाएंगे, सिग्मा से। ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये चार्ज डेंसिटी कहता है कि
यूनिट एरिया में जितनी चार्ज रहती है, यूनिट एरिया में जितनी चार्ज रहती हैं वही चार्ज कहलाता है चार्ज कौन सा डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये एरिया है, इसमें मोटाई बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी ये सब क्यों बता रहे हैं बाबू, ये सवाल में कितना यूज होगा चार्ज डेंसिटी, सब यहीं पे कमाल है, सब इसी का खेल है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज हो गया। चलिए फिर चार्ज मान लेते क्या है, क्यू चार्ज, कितना चार्ज है, इस पर नेट चार्ज क्या है, क्यू है। इसकी कुछ तो एरिया होगा, इसकी एरिया क्या है, ए एरिया है। ठीक है, तो चार्ज करते हैं यूनिट एरिया कितना होगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, यानी कि सिग्मा क्या हो, इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा तो इससे बनाएंगे। ठीक है, जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, जब चार्ज वेरी करेगा तो कैसे बनाएंगे, तो चार्ज वेरी करेगा तो हम बनाएंगे डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी ए, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, इसके फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया दो इक्वेशन है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइन चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज डेंसिटी। कौन सा, सरफेस चार्ज। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम दिखाते हैं रो से। कैसे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, नाम से क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में किसी वस्तु के यूनिट वॉल्यूम में जितनी चार्ज रहती हैं वही चार्ज कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लिख सकते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वही चार्ज अपॉन वही। ठीक है, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, चलो इससे दिखा देते हैं सॉलिड स्फीयर। गाइस ये सॉलिड स्फीयर है, इसको ठीक तरीके से दिखाएंगे, चलो हम दिखा देते हैं, वो ठीक से बन जाएगा। एक्चुअली गाइस नेचर में 1D 2D एग्जिस्ट नहीं करता है, 3D एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि दुनिया में ऐसा एक भी वस्तु नहीं है जिसमें मोटाई नहीं हो, सब मोटाई है। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, इसमें क्या है, हर एक जगह हर एक पार्ट में चार्ज ही चार्ज है, चार्ज ही चार्ज है। समझो कि इस टाइप के बॉक्स से पानी डाल दो, पानी मतलब समझ जाना, पानी क्या है, चार्ज है, पानी का चार्ज कंसीडर करो। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, फिजिक्स में इमेजिनेशन पावर आपको हाई होनी चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन पावर जितना ही ज़्यादा रहेगा आप फिजिक्स को उतना ही करीब से समझ सकते हो। ठीक है, हर एक चीज़ फील करने वाला चीज़ होते हैं। तो ये पूरे वॉल्यूम के चार्ज है। ठीक है, तो ये लगाएंगे। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट, क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर क्यू क्या करें, वेरी करे तो क्या होगा, जब क्यू वेरी करेगा तब डेंसिटी वाला फॉर्म ये लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी। ठीक है, आगे हम जानेंगे, इन सभी का एप्लीकेशन जानेंगे, चिंता मत कीजिए, ये सब एप्लीकेशन जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चार्ज डेंसिटी होते हैं। ठीक है, मास डेंसिटी भी 3 प्रकार की ही होता है, लिनियर मास, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो ये होते हैं। तो प्लीज नोटिस
बिता दे रहे। चलिए बच्चों बच्चों बच्चों, तो चार्ज में बस इतना ही है, ठीक है। चार्ज क्या है, बस इतना ही चीज है। तो आप अच्छी तरह से मेरा फर्स्ट वीडियो भी देख लेना। चार्ज के जो बेसिक बात बताए थे उसमें बताए थे कि ओरिजिन ऑफ चार्ज की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। चार्ज की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। किसी वस्तु को चार्ज कैसे अपियर होता है, अपियर होने की प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा चीज़ बताए थे। दूसरी वीडियो में आपको बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। उन दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप यहाँ सब उसको देख सकते हो। राइट गाइस, चलिए गाइस चार्ज की बात हो, अब चलते हैं काम की बात पर, ठीक है। आईटी या बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो है कूलम्ब्स लॉ से। चार्ज से भी आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो ना वी आई है स्टेट बोर्ड के लिए, तो प्लीज उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। आप कुछ न्यूमेरिकल वगैरह इसमें जो है वो कर लेना, ठीक है। तो गाइस अब हम जो पढ़ेंगे वो वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को मतलब मेजर किया कि कितना फोर्स इंट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। न्यूटन सॉरी कूलम्ब्स सेड इन 1786 or 65 शायद 1764 sorry 84 1784 when two charges are separated by a distance, a constant distance, then force of attraction developed between two charges due to d charges. This force of attraction or force of repulsion can be calculated by a fixed equation is called Coulomb's law. उन्होंने ये कहा कि जब दो चार्ज को किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है, तब वो उन दोनों चार्जों को लगने वाला जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके बीच की जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर की। राइट गाइस, चलिए when according to this law, when two charges are placed at a distance, then the particles experience a force whose magnitude is
directly proportional to the product of magnitude of two charges। that is दूसरा कह रहा है and inversely proportional to the square of the separation between two। इन दोनों सेपरेशन के क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए, मान लेते हैं लेट Q1 and Q2 be the two charges, right guys? Two charges are kept at distance r। ठीक है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये चार्ज है। ठीक है, देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, राइट? तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। दोनों बीच डिस्टेंस कितने हैं? डिस्टेंस है r, राइट गाइस? ठीक है, तब कूलम्ब का ये फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि ये चार्ज अगर सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सॉरी कूलम्ब फर्स्ट लॉ, सपोज कीजिए इसका फोर्स F लगता है, मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर रहा है, सपोज अब ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लगा सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करेगा, धीरे अट्रैक्ट करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से लिख सकते हैं ना। F इक्वल्स टू क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन यही कह रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन यही कह रहा है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट कि ये F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बीच के डिस्टेंस के जो स्क्वायर है ऐसे करते हैं, राइट गाइस? सेकंड यही कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टूज, राइट? अब इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हल करने के लिए कांस्टेंट में डालते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि दो चार्ज को जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उतना फोर्स लगता है। ठीक है, इसके को कप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, राइट गाइस। ये के डिपेंड किस पे करते हैं, तो ये के डिपेंड दो चीज़ों पर करते हैं। पहला कर रहा है कि ये दो चार्ज हैं, हम उसको कौन सा मीडियम रख रहे हैं, और साथ साथ हम इस इक्वेशन में कौन सा यूनिट सेलेक्ट किए हैं, कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। कि इसको एक और नाम है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको याद ये भी बोला जाते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो बोलो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। के डिपेंड, के क्या चीज डिपेंड करता है, तो के डिपेंड्स ऑन दो चीजों पर। पहला करना है किस पर, मीडियम इन विच सिस्टम ऑफ चार्जेज आर प्लेस्ड, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा है यूनिट्स सिलेक्शन ऑफ एफ क्यू एंड आर, ठीक है। तो यूनिट का सिलेक्शन हम जो कर रहे हैं एफ क्यू आर, आप न्यूटन ले रहे हैं या आर्गन ले रहे हैं, क्या चीज टेन ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं, उस पर ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम डिस्टेंस और सेंटीमीटर लेंगे कि मिलीमीटर लेंगे या क्या चीज लेंगे, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो, जब इस सिस्टम को हम वैक्यूम रख देंगे, न्यूटन क्या, सॉरी क्यों न्यूटन आ रहा है, कूलम्ब, दो चार्ज को जब हम रखते हैं उस डिस्टेंस पर, तब ये दोनों एक दूसरे को फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है। किसने कहा, कूलम्ब ने कहा, राइट। कूलम्ब क्या किया, कहा इतना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला कहा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसको हम वैक्यूम रख रहे हैं, जब मीडियम क्या हो, वैक्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम केस एकदम लिखते हैं, केस फर्स्ट, चलिए when the system of two charges are placed in the वैक्यूम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, तो ये के का स्थान हम यूज करने वाले हैं, ये के का स्थान क्या यूज करेंगे, हम के ई यूज करेंगे, क्या करेंगे, के ई यूज करेंगे के का स्थान पर, ठीक है। वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये के ई जो बराबर होता है वो होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या कहा जाता है, ये के किससे बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार यूज होगा ये, ठीक है। ये इसका जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं, इक्वल वैल्यू जो होते हैं वो 8.98742 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन, तब इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये लगभग किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये होते हैं गाइस। यहाँ पर ये क्या हो गया, इप्सिलॉन कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ये ऑफ वैक्यूम, या इसे कहा जाते हैं वैक्यूम कहा जाता है, या फ्री स्पेस। इसे क्या बोलते हैं लोग, फ्री स्पेस। क्या कहा जाता है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो क्या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, -12 12 12 12 12। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट गाइस। तो ये है इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन को कर लेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ इक्वेशन स्टार बिकम्स, क्या लिख सकते हैं, एफ। चलो फ्री स्पेस के लिए हम एफ ओ बोल सकते हैं, एफ नॉट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, या चलो वी लिख लेते हैं, एफ वी लिख लेते हैं, वी फॉर वैक्यूम, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस का इक्वेशन हो गया, फ्री स्पेस में इतना ही फोर्स बनेगा, ठीक है। अब इसके अगर सबको हम एसआई को लेते हैं, किस में एसआई में, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, कितना होगा, 10⁻9 हो जाएगा एसआई में। सब एसआई में है ना, तब ये हो जाएगा। सीरियस यूनिट पर रहेंगे तो वो चेंज कर जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया, ये फ्री, ये वैक्यूम हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको मिटा दें, अब क्या कर रहे हैं, इसको क्या किया, वैक्यूम रखे, ठीक है। चलिए अब इसको हम किसी मीडियम रख दे रहे हैं, ठीक है, किसी मीडियम रख दे रहे हैं जिसकी परमिटिविटी जो है वो इप्सिलॉन है, क्या बोल सकते हैं, इप्सिलॉन एम बोल सकते हैं, इप्सिलॉन एम। किस सेकेंड है, when the system is placed, when the system is placed in a medium whose permittivity is epsilon, then equation star becomes Q1, sorry, 1/4 epsilon
तो इसको m कर देते हैं, एक्सटर्नल m इनटू 1 बाय r स्क्वायर। फ्री स्पेस, सॉरी ये मीडियम का हो गया ये, ठीक है। ये है फ्री स्पेस का, ये है मीडियम का। 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन m इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। राइट गाइस, चलिए इक्वेशन इसको हम कर देते हैं और कर देते हैं। देखिए फ्री स्पेस में जब रहेगा तो ये, सॉरी किस मीडियम रहेगा तो ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है। जब मीडियम इक्वेशन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया नहीं रहेगा तो कुछ और दिया रहते हैं, तब उसको हम सोल्व करते हैं। क्या दिया रहेगा तो हम अब सोल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, क्या देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं। नाउ इक्वेशन 4 अपॉन 30, इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एफ एम अपॉन एफ वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो इसको वी कर दे रहे हैं, देख रहे हैं वी, इसको नाम कर दे रहे हैं, थर्ड इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो आप डिवाइड करोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन m नीचे आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर, एप्सिलॉन m नीचे, और ये टर्म कांस्टेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसको कहा जाता है, ये होगा। अब इसको उसको उसको वाले वाले ठीक था आने के बाद में इसको उलट देते हैं, ये ऊपर चला गया ये नीचे, तो इसको एक बार देखा ठीक करते ये टर्म सॉरी ये हो जाएगा, राइट। 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन m, ठीक है। तो गाइस इसको कहा जाता है एप्सिलॉन r, क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन r कहा जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, मीडियम एप्सिलॉन r कह सकते हैं, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, relative permittivity of a medium, ठीक है। It can be defined as it is a ratio of permittivity of a medium to the permittivity of vacuum, right guys, ये क्या है, रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। या गाइस ऐसे बोल सकते हैं, ये रेशियो है किसका, कि जब सिस्टम को वैक्यूम रखा जाता है तब कितना फोर्स लग रहा है, और उसी को जब किसी मीडियम रखा तब कितना फोर्स लग रहे हैं, इसका ये क्या है, रेशियो है। तो फोर्स इतना भी डिफाइन कर सकते हैं और एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म भी इसको डिफाइन कर सकते हैं।
राइट गाइस। तो इसका डेफिनेशन जो है, इसका डेफिनेशन है ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, राइट गाइस। तो ये है परमिटिविटी। अब एक चीज देखो, अब ये इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नाम क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नाम हो जाएगा इप्सिलॉन आर इनटू इप्सिलॉन नॉट, राइट। इप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन आर इनटू इप्सिलॉन आर इक्वल्स इप्सिलॉन आर इनटू इप्सिलॉन नॉट। नाउ इक्वेशन 4 becomes, बता दे। Now equation 4 becomes कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एम इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन एम इनटू Q1 Q2 बाय सॉरी इप्सिलॉन एम क्या लिख सकते हैं, लिखें क्या, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, राइट गाइस। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आपको किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, ये आपको गिवन रहता है, ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। इससे नारे गिवन रहेगा, ठीक है। इससे नॉट वैल्यू हम जानते ही हैं, ठीक है, तो इसको हम इजीली उसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बताओ, आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 9 10 over 9 होते हैं, और एप्सिलॉन आर कर देंगे, जो वैल्यू दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट कर लेते हैं, ठीक, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए। तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो चलिए इसका भी डेफिनेशन लिखा ही देंगे, इप्सिलॉन आर क्या है, ठीक है, पूछेगा, दो मार्क से पूछेगा इप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ठीक है। हाँ गाइस, इस एक और बात बताऊँ, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और करेंगे तो क्या क्या कहा जा सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, स्टेट कॉलम क्या होते हैं, एबी कॉलम क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट से आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, एंड बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं अगर आप IIT एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि IIT के लिए भी कंटेंट दें, ठीक है। गाइस, अभी तक ये जो है ना सिर्फ बोर्ड लेवल के हैं, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे या इसमें कुछ इंक्लूड करेंगे तो वही हो जाएगा आपका, वो कंटेंट बन जाएगा, IIT लेवल का बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में हम IIT लेवल की कंटेंट डालें, IIT में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसको कराएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
ठीक है, और फीडबैक जरूर देना कि मेरी वीडियो कैसी लगी हो। ठीक है, तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।